विद्यार्थियों, के की हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आप यूजीसी नेट के लिए, बीए की परीक्षा के लिए, एमए की परीक्षा के लिए, हिंदी के तमाम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को समझने के लिए, स्कूल के पाठ्यक्रम को समझने के लिए हमारे साथ जुड़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में जो कुछ साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। हम कविताओं पर बातचीत कर रहे थे और कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध, 1917 में जन्म, 1964 में मृत्यु, उनकी जो कविता है भूल गलती, उस पर हमने वीडियो बनाया है। पूरा वीडियो देखिए, आप बहुत कुछ समझ में आएगा और आपकी समझ कविता के बारे में और वाद विचारधारा के बारे में बनती हुई नजर आएगी। ब्रह्म राक्षस भी उन्हीं की कविता है। इसका प्रकाशन 1964 में जो उनका काव्य संग्रह है ना, चांद का मुंह टेढ़ा है, उसी में प्रकाशित हुई ये भी। ब्रह्म राक्षस पौराणिक पात्र है और ब्रह्म राक्षस के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्ञानी होता है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है और जब तक वो ज्ञान अपना ज्ञान किसी दूसरे में ट्रांसफर नहीं करता तब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। उसको जब तक योग्य शिष्य नहीं मिलता है और उसको अपना सारा ज्ञान नहीं दे जाता है तब तक मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा भटकती रहती है ना। और वो इसी तलाश में रहता है हमेशा कि कैसे इस ज्ञान को मैं ट्रांसफॉर्म करूं किसी के अंदर और अपनी आत्मा को मुक्त करके मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, कविता अहंकार, लालच और अलौकिक ताकतों के खिलाफ इंसाफ, इंसानों के संघर्ष की बात करती है। और एक इस बात को भी हमें बताती है कि जिन लोगों को अपने ज्ञानी होने का भ्रम हो जाता है, उनको लगता है कि सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में चल रही है, उस विभ्रम को भी मुक्तिबोध कहीं न कहीं इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखते हुए नजर आते हैं। मुक्तिबोध मार्क्सवादी कवि हैं, वामपंथी, है ना। मार्क्सवादी, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, आप जो भी बोल सकते हैं, जिसको आजकल लोग कुछ और ही शब्द से इस्तेमाल करते हैं कि वामपंथी लोग तो देश विरोधी लोग हैं और आम जनता की बात नहीं करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, अनाचार फैलाते हैं, अनार्किस्ट लोग होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वामपंथी जो विचार है, जो कार्ल मार्क्स का विचार है, आपको पता ही है, 1848 में जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था उन्होंने, उसमें जनता की शक्ति के बारे में बताया कि एक दिन जनता एकत्रित होगी और किस प्रकार से राजा महाराजाओं की सारी सत्ता को खत्म कर देगी और उस राज्य को स्थापित करके एक समता मूलक, एक बराबरी का राज्य स्थापित होगा। और इसका रास्ता सिर्फ उसने बताया था कि हिंसा का रास्ता होगा, वायलेंस के माध्यम से सब कुछ होगा, क्योंकि अगर सत्ता वायलेंस कर सकती है तो फिर आम जनता वायलेंस क्यों नहीं कर सकती है, उनका कुछ लॉजिक था। और आप देखते हैं कि उसके बाद 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, है ना। पूरा वहां के जार को, पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया और किस तरह से लेनिन जब वहां शासक बनता वहां का। और उसके बाद ये मार्क्सवाद का विचार लगातार चलता रहा और पिछली शताब्दी में आप देखते हैं कि भारत में भी इसका बहुत प्रभाव था और अब तो लगा समझिए कि लगभग खत्म होने जा रहा है उसका प्रभाव। लेकिन उन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है साहित्य के क्षेत्र में, रचनात्मकता के क्षेत्र में, उसकी महत्ता को हमें समझने की आवश्यकता है। और उस दृष्टिकोण के आधार पर हम समता की जब समाज में बात करते हैं तो समता को स्थापित करने के लिए जिस संघर्ष की आवश्यकता होती है, जिस प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, जिस डिस्कोर्स की आवश्यकता होती है, जब तक वो डिस्कोर्स नहीं होगा, जब तक वो विचार नहीं आएगा, तब तक समाज को बदलना, समाज के भीतर की जो वास्तविकता है उसको समझना हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होता जाएगा। ठीक है। तो भ्रम राक्षस कुछ इसी प्रकार के बहुत सारे जो भ्रम है उनको भी हमारे सामने स्पष्ट करता है। और किस तरह से भ्रम राक्षस कहाँ रहता है, जाहिर सी बात है कि जब उस कहा जाता है ना कि कहीं पुरानी बावड़ियों में, कहीं जंगलों में, इस प्रकार की जगह पे जो अनजानी जगह होती है हमारे लिए, वहीं रहेगा ना वो, क्योंकि वो तो भ्रम राक्षस हो चुका है ना। तो मुक्तिबोध किस तरह से बड़ी सिंपल भाषा में और सरल भाषा में उन सारे बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से उस भ्रम राक्षस की जो विडंबनाएं हैं या उसका ज्ञानी होना किस प्रकार से समाज के लिए असहाय हो रहा है, या फिर उसकी जो पीड़ाएं हैं कि किस तरह से वो अपने अतिरिक्त ज्ञान के कारण बाकी ये समझता है कि सूर्य ने उसको नमस्कार किया, चांद ने उसको सैल्यूट किया, यानी कि उसका ज्ञान इतना प्रभावशाली है कि बाकी सारी चीजें जैसे उसके सामने उसके ज्ञान की वंदना कर रही है, उसके ज्ञान का बड़ा सम्मान कर रही है।
कविता थोड़ी लंबी है, मैं पढ़ूंगा। और सबसे लंबी कविता है मुक्तिबोध की, कौन सी, अंधेरे में, उसको भी हम पढ़ेंगे। और नामवर सिंह ने उस नई कविता के प्रतिमान, जो उनकी किताब है 1968 में जो आती है, उसमें अंधेरे के माध्यम से ही मुक्तिबोध की रचनात्मकता, मुक्तिबोध की कविता की तमाम व्याख्याओं को प्रस्तुत किया। और उनको अस्तित्ववादी, न जो रामविलास शर्मा ने उनको अस्तित्ववादी बताया था ना, कि मुक्तिबोध तो अस्तित्ववादी कवि हैं, तो उससे निकाल करके कही कि नामवर सिंह उनको एक वास्तविक, उनकी काव्य कविता की व्याख्या करते हैं, और उनकी कविता का जो वास्तविक भाव है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते नजर आते हैं प्रोफेसर नामवर सिंह जी। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सुनी बावड़ी। देखिए बिल्कुल शब्द साफ है कि शहर का कोई किनारा है जहाँ एक पुरानी बावड़ी है। बावड़ियां आप देखी होगी आपने, बावड़ियां राजस्थान में बहुत सारी बावड़ियां हैं, कभी जाइए तो घूम के आइए, पता चलेगा। उसके अंदर जाने का स्टेयर होता है चारों तरफ, और उसमें जाकर के मतलब पुराने जमाने में पानी भरने की व्यवस्था वहीं से हुआ करती थी। अब तो जमाना काफी बदल चुका है कि भीतरी ठंडे अंधेरे में, उसके अंदर ठंडा अंधेरा है, जाहिर सी बात है। बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों, उस पुराने गिरे पानी में समझ में आ न सकता हो कि जैसा, जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। अब देखिए कि मुक्तिबोध कह रहे हैं कि उस एक तो वो पानी पुराना है, काला काला पानी है, और उस पानी के माध्यम से बता रहे हैं कि पानी भी बहुत गहरा है और बात भी बहुत गहरी है। तो एक साथ बहुत सारे सिंबल या प्रतीक के माध्यम से उस शब्द की अर्थमत्ता या उस शब्द की भावात्मकता को भी मुक्तिबोध हमारे सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, यानी उस आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। खड़े हैं मौन औदुंबर, औदुंबर खड़े हैं, मतलब पुराने पुराने पेड़ हैं। वह शाखों पर लटकते गुगनुओं के घोंसले, कुछ पक्षी हैं जिन्होंने घोंसले बना रखे हुए, परित्यक्त हैं, कुछ भूरे हैं, कुछ गोल हैं। विगत शत पुण्यों का आभास, ऐसा लगता है कि जो पुराना जो समय था बड़ा अच्छा समय था, है ना। कहते नहीं कि राजा महाराजाओं के जमाने में बड़ी समृद्धि थी, बड़ी खुशहाली थी, कि इतनी सारी बावड़ियां थी, इतनी सारी सुख सुविधाएं थी जनता के लिए। लेकिन वास्तविकता क्या थी सबको पता है। जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तेर, और जंगल की जो हरी हरी, कहते ना कि जंगल की जो बस होती है, घास होती है, जैसे लगता है कि उसमें से हवा तैर कर आ रही हो। बनता है गहन संदेह, उसमें एक अलग तरह का शक होता है वहां पर। अनजाने किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में खटके सी लगी रहती है। मैंने कहा ना कि अनजानी श्रेष्ठता बीती हुई, यानी कि जो होता है ना कि अतीत का एक नॉस्टैल्जिया, इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, अतीत की वो सारी स्मृतियां जो हमें अच्छी लगती है, कुछ अच्छी अतीत का समय जिसके प्रति हम बगैर किसी भाव बोध के उसके प्रति मोहित हो जाते हैं, है ना। तो ये जो अतीत की जो श्रेष्ठता है, जो हमेशा दिल में खटके की खटकती रहती, ब्रह्म राक्षस को लगता है कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी था, है ना। लेकिन अब उसके ज्ञान का जैसे कोई महत्व नहीं है, क्योंकि युग बदल गया ना, समय बदल गया। ये कहते हैं ना अपनी कविता में कि युग बदल गया। उस ऐसा दिविणा में लास्ट में बोलते हैं कि युग बदल गया और वो भी चला गया, सब चला गया, हम क्या करें, समय बदल गया। और समय बदलने के बाद चीजों की महत्ता और उनकी अर्थवत्ता अपने आप बदल जाती है। तो वो जो एक श्रेष्ठ समय था सामंतों का, राजा महाराजाओं का, जो जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं ना, सामंतवाद कहते हैं, जिसमें राजशाही हुआ करती थी, और एक अलग ही वक्त था वो। और जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं उसका वहाँ उस तरह से महत्व नहीं था, वहां राजा का बेटा ही राजा बनता था। आज कोई भी बन सकता है, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, जो कुछ बनना चाहता है, आईएएस अधिकारी, बड़ा विद्वान, समाज सेवक, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। तो मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि वो किसी अनजानी उस अतीत की जो श्रेष्ठता है, जो महानता है, उसको जैसे लगता है कि आज भी ढो रहा है। ब्रह्म राक्षस कोई पता नहीं है कि बाहर की दुनिया कितनी बदल चुकी है, जमाना किस दिशा में जा चुका है, कितना बदल चुका है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक, बैठी है टगर ले पुष्प तारे श्वेत। और बावड़ी जो मुंडेर है, जाहिर सी बात है कि शाम का समय है, और अ, फूल भी हैं, तारे भी हैं, पुष्प भी है, सब कुछ सफेद चमक रहे हैं, और जैसे लग रहा है कि सब तरफ साँझ ढल रही है।
उनके उसके पास लाल फूलों का लहकता जोर, मेरी वह कन्हेर, और वह लाल फूल है, वो कन्हेर है, वो बुलाती है खतरे की तरफ जिस और वो सारी चीजें किसी खास तरह के खतरे की तरफ बुला रही है। अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का, शून्य अंबर ताकता है। और अंधियारा है खुला, जो मतलब कहते हैं ना कि अंधेरा हो गया है, तो बावड़ी तो घनी है, तो वो जो अंधेरापन है वो कहीं एक शून्य, जैसे लग रहा है कि शून्य आसमान को ताक रहा है, जैसे वो अंधेरा उस आसमान को देख रहा है ना। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य, और बावड़ी की जो घनी गहराइयां जो बिल्कुल शून्य है, जहां और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो ब्रह्म राक्षस ही अकेला निवास करता है। वहां कुछ पशु पक्षी पक्षी होंगे या कुछ इस प्रकार के जीव कीट पतंग होंगे, बाकी वहां कोई मनुष्य उधर आता नहीं है, या वो बिल्कुल अनजाना अनपहचाना सा स्थान है। ब्रह्म राक्षस एक पेठा है, यानी कि मतलब वहां जमा हुआ है, पेठना बैठा नहीं लिखा, पेठा लिखा है, वहां जमा हुआ है वो। तो भीतर से उमड़ती गुंज की भी गुंज, उसके भीतर कुछ गुंज उमड़ रही है ना। उसका जो जीवन भर की जो साधना है, उसका ज्ञान है, उसकी समझदारी है, वो चीजें बार बार जैसे उसके अंदर इधर उधर उमड़ रही है, उसके अंदर गूंज से गूंज रही है। हड़बड़ाहट शब्द पागल से, वो हड़बड़ाता रहता है, पागलों की तरह कुछ कुछ बोलता रहता है। कहा ना कि जिस सिस्टम में आप होते हैं, जब आप सिस्टम के लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता ना, या फिर आपकी सोच और उनकी सोच में बहुत अंतर होता है, और आप या तो बहुत आगे की सोच रहे हैं या फिर बहुत पीछे की सोच रहे हैं, तब उस अ, जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस स्थान में रहते हैं, तो लोग फिर आपको पागल के रूप में ही उच्चारित करते हैं कि पागल हो गया है आप। पता नहीं क्या कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता है, और किस किस तरह की बातें करता रहता है, न किसी प्रोग्राम में आता है न कहीं जाता है, इससे किसी चीजों से कोई मतलब नहीं है इसका। गहन अनुमानितता, तन की मलिनता, न जाने कितने अनुमान लगाता है वो, और न जाने कितनी मलिनता यानी गंदगी जो भरी पड़ी है उसके अंदर, जैसे लगता है उसे किसी कोई उसके अंदर कहते हैं ना कि कोई गंदी अपने आप को बहुत मलिन समझता है, दूर करने के लिए प्रतिबल, जैसे लगता है कि उस अनुमानितता और उस मलिनता को दूर करने के लिए अपने आप को धो रहा है। जैसे होता है ना, कोई हम कुछ काम करते हैं और हमें कोई अपराध बोध हो जाता है, तो उससे हम निकलने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, बहुत तरह के उपक्रम करते हैं, तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि किसी चीज से मैं गंदा हो गया हूँ, और इसलिए अपने आप को मलिनता या अपनी गंदगी को वो साफ करने के लिए प्रतिपल कुछ कुछ करता रहता है। पाप छाया दूर करने के लिए, कोई पाप की जो छाया है, जिससे लग रहा है कोई पाप पड़ गया उसके ऊपर, दिन रात स्वच्छ करने और हर पल अपने आप को स्वच्छ यानी साफ करने के लिए ब्रह्म राक्षस घिस रहा है, दे अपने शरीर को घिस रहा है, बार बार साफ कर रहा है। जैसे होता है ना कुछ, हमें जब शरीर पर खुजली होती है तो हम किस प्रकार से कोई दवा लगा कर बार बार वहां पर खुजाते रहते हैं, तो जैसे ब्रह्म राक्षस उस सारी चीजों को साफ करने के लिए बार बार उस पर अपना हाथ घुमा रहा है, या उसको अपने शरीर को घिस रहा है, हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, वो सब पूरा शरीर को घुमा रहा है, खूब करते साफ, सबको साफ कर रहा है। फिर भी मेल, फिर भी मेल, लेकिन इतना सब कुछ साफ करने के बाद भी जैसे लग रहा है कोई मेल ही मेल उसके शरीर पर छाया हुआ है, और वो बावड़ी के अंदर बैठा हुआ है। मैंने कहा ना कि वो ब्रह्म राक्षस है, और उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि जैसे कोई मेल है जो उसके ऊपर शरीर पर, उसके मन पर जमा हुआ है, और वो उसको बार बार साफ करना चाहता है, लेकिन वो उसको साफ नहीं कर पा रहा है, या साफ करने के उस उपक्रम को पूरा नहीं कर पा रहा है। और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार, और इन सारी चीजों से मुक्त होने के कारण वो होठों से कुछ मंत्र बोलता रहता है। मैंने कहा नहीं, बहुत ज्ञानी आदमी है वो, तो उसे गुस्सा भी आता है, क्रोध में कोई मंत्र बोलता है, कुछ चीजें बोलता रहता है, कुछ न कुछ, अथवा शुद्ध संस्कृत गालियां, या शुद्ध संस्कृत भाषा में गालियां दे रहा है, ज्वार उसको नहीं, उन गालियों का बुखार चढ़ा हुआ, जैसे मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, और उसके मतलब जैसे लग रहा है कि उसके भाल पर, मस्तक पर एक क्रिटिसिज्म, यानी मतलब एक समीक्षात्मक जो विचार होता है लगातार उसके दिमाग में चल रहा है। वो चीजों को फिर से बेहतर करना चाहता है, फिर से परिमार्जित करना चाहता है, लेकिन जैसे लग रहा है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। युग बदल गया है, समय बदल गया है, समाज बदल गया है, इसलिए उसकी ये जो आलोचना है, जो नए
चमकते तार की तरह है, लेकिन उसका जैसे प्रभाव ही नजर नहीं आ रहा है। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, और मैंने कहा नहीं अखंड यानी कि मतलब लगातार वो स्नान कर रहा है उस बावड़ी में। क्यों? क्योंकि वो अपने मेल को धोना चाहता है। प्राण में संवेदना है शाह। देखिए ये बात पॉइंट की। लेकिन अपने शरीर का मेल तो धो रहा है, लेकिन जो मन का मेल है उसको धो नहीं पा रहा है। प्राण में कौन सी संवेदना है? शाह यानी काली, यानी कि मतलब उसकी जो सोच है, तो कहते हैं ना कि जो काले मन का आदमी है ना, वो समाज के प्रति सेंसिटिव नहीं है। उसके भीतर जो एक बुरा भाव है उसको शायद वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है। वो शरीर की गंदगी तो कुछ भी करके धो रहा है, उसको क्लीन कर रहा है, लेकिन मन के भीतर जो मेल पड़ा पड़ा हुआ है, मन के भीतर जो गंदगी भरी पड़ी है, जैसे वह उसको साफ नहीं कर पा रहा है। और उस प्राण में जो संवेदना है शाह, काली संवेदनशीलता है, जो उसकी बुरी नीयत है, उसका वो क्या करेगा? उसका उसके पास कुछ करने के लिए जैसे कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं है उसके पास में। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि। और क्या होता है कि जो बावड़ी तिरछी है ना, तो उसके भीतर सूरज की किरणें पहुंचती है कि उड़ते हुए परमाणु जब तलक पहुंचते हैं कभी। नहीं, सूरज की किरणें उस गहरी बावड़ी में जब सूरज ऊपर आता है ना, तो सूरज की किरणें कभी उस पर पहुंचती है। तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। तब वो समझता है कि सूरज ने मुझे सलाम किया, सूरज ही मुझे नमस्कार कर रहा है। मैंने फिर कहा ना कि वो बहुत ज्ञानी है, उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो संसार से बेखबर है और एकदम अलग है। और उसको लगता है कि मेरा ज्ञान संसार समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो कहते हैं कि उस ज्ञान का कम्युनिकेशन समाज के पास, साथ लोगों के पास नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए उसको लग रहा है कि सूर्य भी मुझे नमस्ते कर रहा है, यानी मेरी ज्ञान की महत्ता को स्वीकार कर रहा है, जबकि उसको पता नहीं है कि सूर्य का काम है रोज का, वो तो प्रकाश सबको देता है ना। लेकिन ब्रह्म राक्षस की ये जो सोच है, ये जो विचार है, शायद उस वास्तविकता को समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य ने मुझे नमस्कार किया है, और पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, जब चांदनी रात होती है, तो चांदनी की जो कुछ किरणें हैं पथ भूल करके माना कि अंदर जा रही है कहीं पर, तब ब्रह्म राक्षस क्या समझता है कि वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। वो ऐसा समझता है कि चांदनी भी मेरी वंदना कर रही है और मुझे अपना ज्ञान का गुरु मान रही है। जबकि चंद्रमा तो न जाने कितनी सदियों से चमक रहा है, घूम रहा है वो तो, मून तो आप जानते ही हैं। लेकिन ब्रह्म राक्षस को लगता है कि वो भी मेरी वंदना कर रहा है और मुझे ज्ञान का गुरु मान रहा है। अब कहीं ना कहीं उसकी जो सोच है, उसका जो विचार है, उसकी महत्ता का अंदाज भी आप लगा सकते हैं। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही, और अति प्रफुल्ल हो जाता है, खुश हो जाता है, और मन में जो कुछ कांट छाट था ना, करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। अब उसका यही विचार बार बार ये सोचता है कि जो नभ यानी जो आसमान है ना, उसने भी शायद उसकी महानता को स्वीकार कर लिया है। समझ गए बात ना? मतलब उसको लग रहा है कि जैसे चंद्रमा ने सूरज ने माना है ना, वैसे ही आसमान भी उसके ज्ञान की, उसकी महानता को स्वीकार कर चुका है। और ये संसार के लोग क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं उसको? तो ठीक है ना। और तब दुगुने भयानक ओज से पहचान वाला मन, और तब उसे लगता है कि जब ये सारे लोग उसकी महानता को मान रहे हैं, तो उसको अंदर से लगता है ना, उसको एक आत्मविश्वास उसका और भी बढ़ जाता है। तब वो अपने ज्ञान का जैसे और प्रचार कर रहा है। मैंने कहा ना कि वो बहुत ज्ञानी है, ऐसा नहीं कि उसको कुछ आता नहीं है, दुनिया का तमाम ज्ञान उसके पास है। देखिए कौन कौन सा ज्ञान है, अभी मुक्तिबोध बता रहे हैं। सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, उस सुमेरी वो बेबीलोनिया की जो कथा है वहां से लगा करके जो हमारे मधुर जो वैदिक जो वेद की ऋचाएं उसका भी उनको ज्ञान है। वह तब से आज तक के सूत्र, मतलब तब से लगा करके आज तक जो कुछ रिसर्च हुआ, जो कुछ ज्ञान के क्षेत्र में लोगों ने काम किया, उनकी सारी चीजें उसको पता है। तब तक से आज तक के सूत्र, छंदस, मंत्र, थियोरम, सब प्रमेयों तक, मैथमेटिक्स का पूरा ज्ञान है उसको। मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टैनबी, हाइडेगर, स्प्रेंगलर, सार्त्र, गांधी की सभी के सिद्धांतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस। और उन सारे लोगों ने, इन सारे लोगों ने जो ज्ञान के सिद्धांत दिए हैं, उनकी जैसे नई यानी पोस्ट समय अनुकूल व्याख्या कर रहा है वो।
और वो उसमें नहा रहा है। श्याम प्राप्त बावड़ी की उस काली बावड़ी में, उन घनी गहराइयों में शून्य, कह रहे कि मतलब वो घनी गहराइयां, लेकिन वो शून्य है। शून्य नहीं, वहां पर और कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। इस बात को पहले हमें समझने की आवश्यकता है। ये गरजती गूंजती आंदोलिता, और वहां जो बावड़ी में कुछ गरज रहा है, गूंजन हो रहा है, गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, वहां से कुछ ध्वनियां उठ रही है। अतः उद्भ्रांत यानी कि भ्रम पैदा करने वाले शब्दों के नए आवर्त में उस सोच में, और उसकी सोच और उस बावड़ी का जो अकेलापन है, शून्य है, उसमें जैसे कुछ टकराहट भी हो रही है। हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता है। ऐसा लग रहा है कि हर शब्द किसी दूसरे शब्द को काट रहा है। फिर वह रूप अपने बिंब से भी जूझ, वो रूप है ना जो किसी बिंब से जूझ रहा है, फिर विकृता एक विकृत कृति पैदा कर रहा है, बन रहा है। ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से, यहाँ क्योंकि आप ध्वनि अपनी ही प्रतिध्वनि से लड़ रही है। आप बावड़ी में जाकर के आवाज कीजिए, फिर से वापस आवाज आएगी, हूं करेंगे आप, फिर आवाज वापस लौट के आएगी। तो यही बता रहे हैं मुक्तिबोध की किस प्रकार से वहां पर एक अजीब सी टकराहट चल रही है आपस में, जैसे ये भाव विचार शब्द ध्वनियां आपस में ही टकरा रही है उस बावड़ी में, उस शून्य में। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी घनी टून, मैंने वो आया ना, बावड़ी की जो हरी हरी बाहर में जो हरे हरे पेड़ पौधे, उनकी जो टहनियां हैं, जैसे कोई किसी ना ऐसे करके बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है बावड़ी के बाहर में। टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियां, वही सारी बात इसके ऊपर हो चुकी है, ऊपर भी बात कर चुके हैं हम। टगर के कुछ पुष्प तारे श्वेत हैं, सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल, और वहां पर क्या सुन रहे हैं, करौंदी का कुछ सुकोमल है, उसकी आवाज को सुन रहे हैं, फूलों के उस एहसास को सुन रहे हैं। सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर, ये एक बहुत प्राचीन वृक्ष बाहर है, वो उनकी आवाज को सुन रहा है, उनके उनके स्वरों को सुन रहा है। सुन रहा हूं मैं वही, क्या सुन रहा हूं कि पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। ट्रेजेडी यानी दुखात्मक कथा। कह कि पागलों और प्रतीकों के साथ जो बात कही जा रही है इस ब्रह्म राक्षस की, ये कह रहा है कि जो कहानी है बड़ी दुख से भरी हुई है, लेकिन वो कहानी बावड़ी के अंदर ही रह गई है और बावड़ी में ही अड़ गई है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस बावड़ी से बाहर नहीं आ सकता या नहीं आ पा रहा है। उसको जैसे शाप मिला हुआ, जब तक वो अपने ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। तो इसलिए कह रहा है कि उसके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन जब तक ज्ञान को लोगों के साथ नहीं जोड़ेगा, समाज के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेगी। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, एक ऊंचा सीना सांवला है, जीना है, जो चढ़ने का जगह होता है ना, जीना बोलते हैं उसको। में एक अभ्यंतर निराले लोग की, वो एक अजीब सा लोग, एक अजीब सा संसार क्रिएट कर रहा है। कभी पुरानी बावड़ियों की आप यात्रा कीजिए, और आप दिन में भी रात में भी हर समय में उसको अनुभव कीजिए, तो इस प्रकार की आवाजें आपको, उस इस प्रकार के एहसासों का पता चलेगा आपको। चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में, वह छाती पर अनेकों घाव। देखिए मैंने कहा ना, उस बावड़ी में चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, कहीं उसके पैर में मोच आ रही, कहीं छाती में आ रही, कहीं न जाने कितने घाव लग गए, कहीं गिर गया पड़ गया, तो कहीं घाव हो गए बहुत सारे। बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, जो अच्छा और बुरा जो कुछ संघर्ष है, उसके उससे भी कुछ अलग चीजें चल रही है। अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, जो अच्छा और फिर उससे भी अच्छा और उसके बीच का जो भाव होता है। गहन किंचित सफलता, यानी थोड़ी सी सफलता हासिल की है, और अति भव्य असफलता, और बहुत ज्यादा फेलियर हो चुका है आदमी। देखिए क्या कह रहे हैं कि हम छोटी सी सफलता पर कितने आत्ममुग्ध हो जाते हैं, और हम आने वाली भयंकर असफलता के बारे में जैसे हमें कुछ पता ही नहीं होता है। तो मुक्तिबोध उसी को बता रहे हैं। और अतिरेकवादी पूर्णता, यानी कि बहुत सारे अतिरेक भरे पड़े हैं, पूर्वाग्रह से लेकर के इस प्रकार की बातें सोचना, विचार करना, और अपने आप को पूर्ण समझ लेना। तो मुक्तिबोध के या उस ब्रह्म राक्षस के साथ कुछ ऐसा ही है ना, वो है ज्ञानी है पूर्ण, लेकिन उसका ज्ञान लोक के साथ, जीवन के साथ, जैसे जीवन की जो राह है उससे कट गया है, इसीलिए उसका ज्ञान ज्ञान होने के बावजूद भी जैसे प्रासंगिक नहीं है, जैसे उसका कोई उपयोग नहीं है, जैसे कोई उसका आउटपुट हमें नजर नहीं आ रहा है। अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी है, यानी कि जब आप अतिरेक में जाकर के अपना को पूर्ण समझने लग जाएंगे, तो फिर उसकी जो पीड़ाएं होगी बड़ी प्यारी होगी। जामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, और मैथमेटिक्स के माध्यम से, यानी कि जो कुछ खास तरह की जो मान्यताएं हैं, जिनका एक पैरामीटर मैथमेटिकल है, जो कि
समय के साथ बदला नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन घटित नहीं हुआ है। और भव्य नैतिक मान, बहुत सारी नैतिकताएं, निकाय समाज की बहुत सारी नैतिकताएं कितनी खतरनाक होती है। इंसान को नैतिक होना चाहिए लेकिन अति नैतिक नहीं होना चाहिए। आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान और आत्मा की चेतना को जगाने वाले सूक्ष्म नैतिक जो मानसिक सूक्ष्म छोटे छोटे जो नैतिकताएं होती है। अतिरिक्तवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, और अतिरिक्तता से भरी पड़ी जो पूर्णताएं होती है उनको तुष्टि करना, यानी उनको सही बताना, उनको लेजिटिमेसी देना बहुत मुश्किल होता है। मानवीय अंतः कथाएं बहुत प्यारी, और मानव की जो वास्तविक कहानियां जो कि बिल्कुल सरल सहज कहानियां हैं वो हमेशा बहुत प्यारी होती है। उनका प्रभाव भी बहुत प्यारा होता है और उनकी महत्ता भी बहुत प्यारी होती है, तो उसको भी हमें रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता। और देखिए सूरज का निकलना और उस लाल चिंता, मैंने कहा लाल रंग का इस्तेमाल बहुत किया मुक्ति बोध ने। लाल रंग कोई मार्क्सवादी क्रांति का प्रतीक है ना। समाज में परिवर्तन करने के लिए आपको खून बहाने की बात जो कही जाती है मार्क्सवादी विचारधारा में, उसका बता रहे हैं। तो मुक्तिबोध क्या कहते हैं आगे, कि सूरज का निकलना भी जैसे क्या है, वो कोई खून रुधिर की सरिता है ना। प्रवाहित कर दीवारों पर, उसको दीवार पर प्रवाहित करना है। उदित होता चंद्र, और किस प्रकार से जब सूरज ढल जाता तो फिर चंद्रमा आएगा, जाहिर सी बात है। व्रण पर बांध देता, व्रण यानी घाव के ऊपर, श्वेत धोली पट्टिका, जैसे किसी घाव के ऊपर वो सफेद पट्टी, क्योंकि चंद्रमा रात में निकल रहा है तो जाहिर सी बात है सफेद ही होगा ना सब कुछ। तो वो जैसे कुछ सफेद पट्टी बांध देता है सबके ऊपर। उद्विग्न भालों पर, जो बेचैन है, जो परेशान है। सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए, जो आसमान में तारे चमक रहे, लग रहा है कि सारे तारे बेचैन है, परेशान है। अनगिन दशमलव से, लेकिन न जाने कितने दशमलव, न जाने कितने जीरो है ना। मैंने कहा मैथमेटिक्स की जो तमाम प्रमेय है उनका भी बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं मुक्तिबोध। और दशमलव बिंदुओं के सर्वत्र, जैसे लग रहा है कि सब तरफ दशमलव के बिंदु लगे हुए हैं। पसरे हुए उलझे गणित मैदान में, जैसे लग रहा है कि कोई गणित का मैथमेटिक्स का मैदान हो और ये सारे तारे कुछ गिनना चाहते हैं, कुछ कोई कोई प्रमेय, कोई ऐसे सवाल को हल करना चाहते हैं जिस प्रकार से कि ब्रह्म राक्षस लगातार करता रहता है। ब्रह्म राक्षस लगातार वो सारा काम करता रहता है लेकिन बाकी सारी चीजें वो नहीं कर पा रहा है। और क्या बोल रहे हैं कि मारा गया वह काम आ गया, और उसी काम को करते हुए जैसे वो मारा गया और काम आ गया और वह पसरा पड़ा, और वहां पसरा वहां पड़ा हुआ है। वक्ष बाहें खुली फैली, उसका सीना पूरा फैला हुआ, सब कुछ ऐसे ऐसे करके पड़ा हुआ, ऐसे करके। एक शोधक है वो, मैंने कहा ना वो शोधक है वो, कुछ शोध कर रहा है, कुछ नया निकाल रहा है। जो रिसर्च लोग करते हैं, शोध करते हैं, आपको पता है रिसर्च तमाम वैज्ञानिक काम करते हैं, तमाम पुस्तकालयों में, तमाम शोध संस्थानों में काम करते हैं, तो कुछ नया खोजना चाहते हैं। तो यहाँ ये जो गणितज्ञ है या जो विद्वान है वो मारा गया है, उसको किसी ने मार दिया है। आपको पता है कितने सारे जो शोध करने वाले जो लेखक लेखक लोग राइटर लोग उनको मार दिया जाता है, क्योंकि समाज या कुछ लोग उनसे असहमत होते हैं कि हमारे धर्म के बारे में आपने आलोचना कर दी, हमारे समाज के बारे में कर दी, हमारी परंपरा के बारे में कर दी और हमारा अपमान कर दिया, इसीलिए हम तुमको मारते हैं, है ना। कई लोगों को मारा, इससे कई कई सारे इतिहास है। तो लेखक तो कहा ना कि स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है, अगर वो नया विचार लेकर नहीं आएगा तो फिर लेखक कैसा है। तो उसे इस प्रकार की जोखिम हमेशा रहती है कि लोग उस पर उसकी असहमतियों का जवाब, कहा गया ना कि आपको बकायदा तर्क से देना चाहिए, लेकिन वो तर्क से नहीं देंगे, वो हिंसा करेंगे, वो आपको मार देंगे, वो आपको धमकियां देंगे, थ्रिएट करेंगे आपको। तो यहाँ पर भी वो शोधक जो था, जो शोध कर रहा था, वो उसी समझे कि उसी बावड़ी में माना कि मारा गया है। व्यक्तित्व व कोमल स्फटिक प्रसाद सा, वो बिल्कुल सिंपल, बहुत ही संवेदनशील आदमी था, किसी प्रासाद किसी महल की तरह। प्रासाद में जो जीना होता है ना, जो चढ़ने की सीढ़ियां होती है, वह जीने की अकेली सीढ़ियों के समान चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। उन सीढ़ियों को चढ़ना उसके लिए जैसे बहुत मुश्किल होता है। विभाव संगत तर्क संगत, वो भाव संगत की बात करता है, तर्क संगत बातें करता है। कार्य सामंजस्य योजित, और कार्य हमेशा कहते हैं ना कि टू द पॉइंट करता है वो। समीकरणों की गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दे उसके लिए, यानी कि जो समीकरण बैठाते हैं, यानी कि जो कि अपना नफा नुकसान देखने वाले जो लोग हैं वो हमेशा अपना लाभ देखने के बाद ही आपके साथ दोस्ती करेंगे।
तो कह रहा है कि ब्रह्म राक्षस तो इस प्रकार की सोच का नहीं है, और लेकिन जो करुणावान होगा, जो संवेदनशील होगा, वो इस प्रकार की बात नहीं सोचेगा कभी। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, है ना। अब क्या कह रहा है कि वो सीधा था, उसको कुछ ज्ञान था, और उन विद्वानों, उन तमाम लोगों के पास वो कुछ अपना गुरु बनाने के लिए गया कि मुझे भी कुछ अपना शिष्य बना लो और मुझे कुछ सिखा दो आप। किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसाय युग। लेकिन वो क्या कह रहा है कि समय बदल गया था, युग बदल गया था, और कीर्ति व्यवसाय यानी कि अपनी कीर्ति का, अपनी जो ख्याति है उसका व्यवसाय करना। अगर मुझे सब जानते हैं तो मैं उसकी कीमत कैसे वसूल सकता हूँ लोगों से, उसके माध्यम से कैसे पैसा कमा सकता हूँ, है ना। तो कह रहा है कि हर चीज की कीमत वसूल करने का समय आ गया। कीर्ति यानी ख्याति के नाम पर भी लोग पैसा कमा रहे हैं, उसके नाम पर विनम्रता नहीं है, लोगों की मदद करना तो दूर की बात है। लेकिन किस प्रकार से ज्ञान का व्यापार शुरू हो जाता है, यही हमारे समय की विडंबना है कि अगर कोई प्रोफेसर बन गया है तो फिर आपको कुछ पूछेगा नहीं, फिर वो आप उसके पास कुछ लेने जाएंगे तो बोलेगा हमारे पास समय नहीं है, हम ये बात नहीं कर सकते, हम ये व्याख्या नहीं दे सकते हैं, हम आपको पुस्तक नहीं दे सकते हैं, हम आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए मुक्तिबोध कह रहे हैं कि जब कोई कीर्ति व्यवसाय युग आता है, जहां हर चीज को सिर्फ और सिर्फ धन के माध्यम से नापा जाता है, हर चीज की कीमत होती है, तब एक सिंपल, एक सरल मनुष्य के लिए चीजें कितनी कमतर और कितनी कमतर होती जाती है, उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। लाभकारी कार्य में से धन, जो जहाँ लाभकारी कार्य होता है वहां से धन कमाना, वह धन में से हृदय मन, और धन में से, हृदय मन से भी धन कमाना, और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। और कह रहा है कि जहाँ धन 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 की बात आती आती वहां पर शायद जाहिर सी बात है कि सत्य का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, वो चिलचिलाता रहेगा, सिर्फ उसका महत्व, उसका प्रभाव, उसकी चमक वहां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, सिर्फ धन का ही महत्व रहेगा। वो आदमी सच्चा है, उसके विचार सच्चे हैं, उसके कर्म सच्चे हैं, इन सारी चीजों का महत्व धीरे धीरे कम होता जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब क्या कह रहे हैं कि आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन अनबन, यानी कि वो चेतस था, लेकिन उसमें प्राण में अनबन क्या थी कि एक तरफ धन की बात करना और एक तरफ निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, इसलिए उसके ही व्यक्तित्व में एक अनबन पैदा हो जाती है। विश्व चेतस में बना, वो विश्व चेतना को भी समझता था, महता के चरण में था विषाद कुलमन। कह रहा है कि उस सारी महता को समझता था, लेकिन विषाद कुल यानी कि मन बड़ा दुख से भर भर गया था कि दुनिया सिर्फ धन के आधार पर ही चलेगी क्या, कि मेरी गुणवत्ता, मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी का कहीं कोई महत्व नहीं है अगर मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, पावर नहीं है, पोजीशन नहीं है ना। इसलिए वो बहुत विषाद में चला जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, गांधी जी का जो रास्ता है सिंपल रास्ता, सरल रास्ते पर चलना, सहज रहने की बात करता है। तो समाज, तो मैंने कहा ना कि पावर की पूजा करता है, शक्ति की साथ आराधना की बात कही ना हमने राम की शक्ति पूजा में, और शायद वीणा की बात कही ना। तो जहाँ पावर है, जहाँ पैसा है, जहाँ चमत्कार है, जहाँ पैकेजिंग है, वहां लोग न जाने कितना सलाम करेंगे, उसके पीछे के अंधकार को कभी देखने का, समझने का जैसे कभी प्रयास ही नहीं करेंगे। इसीलिए इसका मन बड़ा विषाद में भर गया। मेरी उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, वो कह रहा कि मेरा अगर उसी से उन दिनों मिलन होता तो व्यथा उसकी स्वयं जी कर, तो कह रहा है कि मैं उसकी शायद व्यथा जी लेता, उसकी पीड़ा समझ लेता, बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, और मैं उसको उसका महत्व समझाता, उसकी महत्ता समझाता, उसके ज्ञान, उसकी मेहनत, उसके संघर्ष, उसके आत्म संघर्ष की वास्तविकता से उसको परिचित करवाता। लेकिन मेरा भी उससे उस समय मिलन नहीं हुआ। वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता हमें महत्व। वो कह रहा है कि वो जो उसका ज्ञान था, उसका हमारे जैसे लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम समाज के पक्ष में, जीवन के पक्ष में उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं उसे बताता। लेकिन मैं उससे उस समय तक मिल नहीं पाया था। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। क्या कहा, वो दो तरह के पार्ट कौन से, उसके अंदर सच्चाई थी और बाहर जमाने में सच्चाई नहीं थी, तो अब वो क्या करता, तो बाहरी पार्ट दुनियादारी और भीतर का पार्ट उसके अंदर का सच,
तो उन दोनों के बीच पिस गया बेचारा कि मैं अगर सच कहूँ तो कबीर ने कहा कि सच साच कहूँ तो मारन धावे और झूठा जग पतियाना, यानी अगर मैं सच कहूंगा तो लोग विश्वास कर लेंगे और झूठ कहूंगा तो मुझे और भी मारने दौड़ेंगे और भी मेरे ऊपर प्रहार करेंगे। और ओशो कहते हैं ना कि संसार झूठ का व्यापार है। सच में संसार झूठ का व्यापार है। आप जितना सफाई के साथ झूठ बोल सकते हैं आप उतने ही आगे जा सकते हैं, और जितनी सहजता से आप सत्य बोलेंगे उतना ही आपको बेईमान साबित कर देंगे लोग। तो यहाँ पर भी इसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी यानी कि दर्दनाक घटना होती है, त्रासदी होती है, पीड़ा होती है। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कर रहा, वो बावड़ी में था और उन सारी पागलपन के साथ काम कर रहा था। वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। कहा कि मतलब उस कोठरी में था और अपना गणित यानी कि अपने सवालों को हल करता रहा, अपनी समझ को दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन वो उसी के अंदर मर जाता है क्योंकि उसका ज्ञान बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, कहा कि ब्रह्म राक्षस था और वो कई कई लोगों के पास जाता है अपने ज्ञान को समझने के लिए, विस्तार करने के लिए, लेकिन कोई उसको स्वीकार नहीं करता है। उस कहते नहीं कि मतलब कोई ज्ञानी होता है, समझदार होता है, तो लोग फिर मरने के बाद बोलते हैं अरे इतना बड़ा आदमी था वो। जब तक जीता है तब तक उसकी कोई कदर नहीं करता है। तो ब्रह्म राक्षस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसकी जो महत्ता है, उसके ज्ञान की महत्ता है, उसकी यहाँ कोई कदर नहीं कर रहा है, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसकी पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा है। अब वो कैसे समझाए? वो समझाना चाहता है बार बार, लेकिन वो कीर्ति व्यवसाय युग में अपनी उस सहजता को बेचना नहीं चाहता है, उसकी बाजार में वैल्यू तय नहीं करवाना चाहता है। वो सहजता के साथ में अपनी सारी बातें कहना चाहता है। वह सघन झाड़ी के कंटीले तम विवर में मरे पक्षी सा, कोई झाड़ी होती है ना सघन, उसके अकेलेपन में जैसे कोई पक्षी मर जाता है वैसे वो भी मर जाता है और विदा हो गया है। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, यह क्यों हुआ, यह क्यों हुआ। वो जो ज्योति थी यानी उसके पास कुछ चमक था, कुछ ज्ञान की बात थी, लेकिन वो सदा सदा के लिए समझिए कि वो ज्योति बुझ जाती है, वो ज्योति खत्म हो जाती है और वो सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, लेकिन उसे भी कहीं कोई समाधान नजर नहीं आता है। वो भी इसका कोई समाधान ढूंढ नहीं पाता है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजर और शिष्य होना चाहता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं उस ब्रह्म राक्षस का शिष्य होना चाहता हूँ। मुक्ति बोध जैसे ये बात बोल रहे हैं, जैसे हम ये बात बोल रहे हैं कि मैं उस ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनना चाहता हूँ जिसके पास इतना ज्ञान था और उसका ज्ञान वहीं चला गया और उस बावड़ी के अंदर ही मर गया हो, जिससे कि उसका अब अधूरा कार्य। और क्यों बनना चाहता हूँ उसका शिष्य में? ताकि मैं उसका अधूरा कार्य पूरा कर सकूं, उसकी वेदना का जो स्रोत था, पीड़ा था, संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं, और उसकी जो वेदना थी, उसकी जो पीड़ा थी, उसको मैं वास्तविक निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं, लोगों तक ला सकूं मैं। इसलिए मैं उसका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि उसको ज्ञान ट्रांसफॉर करना था। ट्रांसफॉर्म जब तक ज्ञान नहीं करेगा तब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। इसलिए मुक्ति बोध ये बात भी कह रहे हैं कि मैं उसका शिष्य बनना चाहता हूं और मैं उसका शिष्य बन करके उसके अधूरे कामों को पूरा करना चाहता हूं और उसकी अधूरी इच्छाओं को मैं पूरा करना चाहता हूं। और अधूरी इच्छाओं को, अधूरे कामों को पूरा करने का मतलब मंतव्य कुछ ऐसा ही है। तो मुक्तिबोध की कविता में मैंने कहा ना कि बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं और कविता छंद मुक्त है, इसलिए आप कई बार समझ नहीं पाएंगे कविता को, मुक्तिबोध क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। और यह आधुनिक मनुष्य की विडंबना भी है, वो अकेलापन भी है। आजकल आप जानते हैं ना कितना अकेलापन है लोगों में, और लोग इसलिए आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उसको उससे जोड़ेंगे तो भी कविता जुड़ जाएगी। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, माना कि अकेला कुछ हो गया तो किस प्रकार से वो एकदम उस एलिनेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इस कविता को आप जिस भी संदर्भ में जोड़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारे संदर्भ भी खुले पड़े हैं। आपको बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है, और जितनी बार हम कविता को पढ़ेंगे उतनी ही बार हमें वो कविता कुछ न कुछ नया सिखा कर जाएगी। कविता की यही विशेषता होती है, या गद्य की यही विशेषता होती है, या जो बड़े जो क्लासिक्स जो राइटिंग्स होती है, जो महान लेखक होते हैं उनकी जो रचनाएं होती है, वो हमेशा हमें हर बार कुछ न कुछ नया सिखा कर जाती है। वो चाहे परीक्षा के लिए हो, चाहे हमारे जीवन के लिए हो, हमारी सोच के लिए हो, हमारी आलोचना, समीक्षा, इवोल्यूशन की दृष्टि के लिए हो, तो हमारे विजन को लगातार डेवलप करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है।
और मुक्तिबोध का विजन बहुत विस्तृत है और समाज के तमाम आयामों के साथ जुड़ता है और हमें जोड़ता है। तो ब्रह्म राक्षस कविता इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी भी बार सुनना सुनिए, कविता पढ़िए। आपको समझ में अगर नहीं आ रही तो फिर से सुनना है। और मैंने कहा ना, वीडियो हमेशा पूरा देखना है। आप चाहे मेरा देखिए, किसी और का वीडियो देखिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप पूरा देखेंगे तो सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है। और अपना ख्याल रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। हो सकता है मुक्तिबोध आपको थोड़ा कठिन कवि लगे, लेकिन मुक्तिबोध कठिन नहीं है। अगर आप उनको बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, तो उनकी कविता आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। अगले एपिसोड में हम लोग उनकी जो लंबी कविता है अंधेरे में, उस पर बातचीत करेंगे। और मैंने कहा ना, मुक्तिबोध को समझने के लिए मार्क्सवादी जो विचार है उसको समझने की आवश्यकता है। जहाँ हिंसा की बात है, जहाँ क्रांति की बात है, जहाँ परिवर्तन की बात है, जहाँ बौद्धिकता की बात है, जहाँ अनुशासन की बात है, जहाँ एक बेहतर समाज बनाने का स्वप्न की बात है। हो सकता है हम उस रास्ते से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुक्तिबोध का जो स्वप्न है समाजवादी व्यवस्था बनाना, एक समतामूलक समाज बनाना, है ना, प्रेम आदर्श की दुनिया निर्मित करना, उस सपने को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार, लेखक, कवि, विचारक, चिंतक है आधुनिक काल के, है ना। और आपको पता है कि तार सप्तक में भी उनकी कविताओं को अज्ञेय जी ने शामिल किया था। तो कोई उनको प्रगतिवादी बोलता है, कोई उनको अस्तित्ववादी बोलता है, कोई उनको प्रयोगवादी बोलता है। देखिए, वो आलोचकों का काम है बोलना, लेकिन आप तो खुद अपने दृष्टिकोण से रचना के पास जाएंगे तो रचना आपको क्या बता रही है, रचना हमें क्या समझा रही है, वो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमारे लिए। तो हम खुद जब उस टेक्स्ट के पास जाएंगे तो टेक्स्ट बहुत सारी चीजें बताएगा हमें। हो सकता है कि आलोचक की अपनी सीमा हो, क्योंकि शाही पर मुक्तिबोध पर नामवर सिंह ने लिखा और बाद में तो कई लोगों ने लिखा है ना। लेकिन रामविलास शर्मा ने उनको अस्तित्ववादी बताया और खारिज कर दिया कि उनकी कविता जनता की कविता नहीं है और मुक्तिबोध को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन नामवर सिंह ने उनकी कविता की महत्ता भी बताई और कविता की सरलता, कविता की प्रभाव क्षमता और जनवादिता या लोकप्रियता, या उनकी कविता किस प्रकार से आधुनिक मनुष्य की तमाम विडंबनाओं को कैसे अभिव्यक्त करती हुई नजर आती है, उन सारे आयामों को, उन सारे दृष्टिकोणों को उसमें दर्ज किया है, उसमें अभिव्यक्त किया है। किताब का नाम है नई कविता के प्रतिमान। बाजार में उपलब्ध है, आप ऑनलाइन देखेंगे तो मिल जाएगी आपको, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और नामवर सिंह की आलोचना को तो वैसे भी पढ़ना चाहिए और रामविलास शर्मा को भी पढ़ना चाहिए। मैंने कहा ना कि हमारी असहमतियां हो सकती है, लेकिन हम पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो लेखक क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने कहा ना, वीडियो पूरा देखना है और इत्मीनान से सुनिए। अगर हमें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो हम दो बार, तीन बार, जितनी बार सुनेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा। रियाज किसको बोलते हैं? संगीत में रियाज करते ही नहीं करते, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर हम अभ्यास करते रहेंगे, रियाज करते रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमें अपने आप समझ में आएगी, हमारे दिमाग को बेहतर करेगी। ठीक है। तो मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य बनना चाहता हूँ और उसके अधूरे कामों को पूरा करना चाहता हूँ। तो शिष्य बनने की जो प्रक्रिया है, ये विनम्र बनने की जो प्रक्रिया है, इस पर हमने बात की ना कि अज्ञेय की कविता जो असाध्य वीणा है, उसमें भी तो प्रेमवद यही कहता है कि वो अपने आप को समर्पित कर देता है, और समर्पण बहुत जरूरी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए और विश्वास प्राप्त करने के लिए, भरोसा प्राप्त करने के लिए। अगर हम हम्बलनेस के साथ अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं करेंगे तो फिर ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए असंभव होगा। ठीक है।